हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब आप। मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं हॉरर वाटरमेलन स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अगर किसी इंसान को एक ऐसे सफ़र पे भेजा जाए जो मौत का ही सफ़र बन जाए, आत्माओं के बीच जो सोया हो और खूनी पिशाच से लड़ते हुए उसकी जान जाते जाते बची हो, यह कहानी उसी पर आधारित है। पूरी कहानी ज़रूर सुनिए। तो ये कहानी शुरू होती है कि एक निखिल नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट अपनी पत्नी रीना के साथ में रहता है। दोनों की नई नई शादी हुई थी और वह इस शहर में हाल ही में आए थे। निखिल एक मेहनती लड़का था। एक दिन उसका बॉस एक हवेली बेचने का काम उसे सौंपता है। उस हवेली का मालिक विक्रम नाम का एक आदमी था और विराज नाम के एक बूढ़े आदमी ने ये हवेली खरीदी थी। लेकिन उस हवेली के पेपर सिग्नेचर वगैरह का पूरा काम राजगढ़ गांव में जाकर उसे निपटाना था। बॉस कहता है, अगर तुम जाकर यह सौदा पक्का कर लेते हो तो तुम्हें 15% कमीशन मिलेगा। निखिल के लिए मौका सुनहरा था क्योंकि कमीशन की रकम उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा थी और वह इस काम को करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाता है। हालांकि उसे ये जानकर थोड़ा अजीब सा ज़रूर लगता है कि विराज और विक्रम पेपर सिग्नेचर के लिए यहाँ क्यों नहीं आ सकते। बॉस ने उसे समझते हुए कहा, वे दोनों बहुत बूढ़े हैं इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। तुम्हें ही राजगढ़ जाना होगा इस काम के लिए। घर आकर निखिल ने अपनी पत्नी रीना से इस बारे में बात की तो रीना परेशान हो जाती है कि इस नए शहर और नए घर में वह अकेले कैसे रहेगी। निखिल उसे समझाता है बस कुछ ही दिनों की तो बात है। वह उसे भरोसा दिलाता है। उसके बाद निखिल अपने निकलने की तैयारी करता है। साथ ही उसे अपनी पत्नी रीना की भी चिंता होती है, इसलिए उसने अपने एक अमीर दोस्त अमन से मदद मांगी। अमन एक भरोसेमंद दोस्त था। वह अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ एक आलीशान घर में रहता था। अमन निखिल से कहता है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, रीना हमारे साथ में सुरक्षित रहेगी। इसलिए निखिल ने रीना को अमन के घर पर ही छोड़ दिया और वह जाते टाइम रीना से विदा लेता है। तो रीना एक रेड कलर का फूल जिसे उसने अपने हाथों से खुद बनाया था, वह फूल निखिल के कोट की पॉकेट में लगाती है। निखिल इस फूल को हमेशा अपने पास में ही रखता था। निखिल नहीं जानता था कि जिस काम के लिए वह राजगढ़ जा रहा है वह कोई सौदा नहीं, इसके पीछे एक कुछ ऐसा रहस्य छिपा था जो उसके कल्पना से भी परे था। वह नहीं जानता था कि आगे उसके साथ कितना भयानक घटित होने वाला है। निखिल का सफ़र आगे बढ़ा और उसे रास्ते में एक बंजारों का गांव दिखाई दिया। दिन भर के सफ़र से थका हुआ निखिल आराम करने के इरादे से वहां रुकने का फैसला करता है। गांव के लोग उसे घूरने लगे, मानो वह कोई अजनबी नहीं बल्कि कोई खतरा हो। निखिल ने जब बंजारों को यह बताया कि वह विक्रम और विराज से मिलने राजगढ़ जा रहा है तो उनके चेहरों पर डर और गुस्से का एक अजीब मिश्रण दिखा। उन्होंने उसे गालियां दी और उसे वहाँ ना जाने की चेतावनी दी। एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वह एक पिशाच है जो लोगों को खा जाता है। निखिल को यह सब अजीब लगा। रात होने पर वही बूढ़ी महिला उसके लिए प्रार्थना करने लगी। दिन भर की थकान के बाद निखिल जल्दी ही गहरी नींद में सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी एक अजीब सी आवाज़ से आंखें खुल गईं। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो गांव के लोग एक अजीब सी रिचुअल कर रहे थे। कुछ लोग तो घोड़ों पर बैठकर अपने ही हाथों में चाबुक से अपने बदन को मारते हुए चल रहे थे और कुछ लोग पैदल हाथों में मशाल लिए हुए आगे कब्र के पास सभी चलते जा रहे थे और कब्र के पास जाकर सभी रुक जाते हैं। उस कब्र को खोदने पर उसमें से एक सड़ी और गली सी लाश निकाली गई। फिर उनमें से एक ने लकड़ी का नुकीला खूंटा निकाला और लाश के सीने में ज़ोर से घोंप दिया। जैसे ही नुकीला खूंटा लाश के सीने में लगा, लाश के मुंह से एक खून की उल्टी फूंक पड़ी। यह सब इतना भयानक था कि निखिल जोर से चीख उठा। अगली सुबह जब निखिल की आंखें खुली तो पूरा गांव, वहाँ के लोग और यहाँ तक कि उसका घोड़ा भी सब गायब हो चुका था जिस पर वह बैठकर आया था। ऐसा लग रहा था कि मानो वह गांव कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन उसने अपना सफ़र जारी रखने का फैसला किया।
हर कदम के साथ जंगल और भी अंधकारमय और सन्नाटे से भरा होता गया। अचानक घोड़े के टापू की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। एक मानव रहित बग्घी मानो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो उसकी ओर बढ़ी और उसके पास आकर रुक गई। निखिल को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने बग्घी में बैठने का फैसला किया। बग्घी ने गहरी घाटी और संकरे रास्तों से होते हुए उसे एक विशाल महल तक पहुंचाया। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां किसी डरावनी कहानियों का हिस्सा लग रही थी। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। महल के विशाल दरवाजे अपने आप ही खुल गए। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। निखिल की नज़र विराज और विक्रम पर पड़ी, जो एक लंबे, दुबले और एक भयानक चेहरे वाले इंसान थे। आंखें धंसी हुई और आवाज़ तो किसी पिशाच से कम नहीं लग रही थी। विराज और विक्रम की आवाज़ इतनी गहरी और भयानक थी कि निखिल का दिल तो सहम कर रह गया। विराज ने निखिल पर अब दबाव डालना शुरू किया कि वह तुरंत संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर कर दे। निखिल ने हिम्मत करके कुछ सवाल करने की कोशिश की, खासकर उन गांव वालों की बातों के बारे में। लेकिन जैसे ही उसने कुछ पूछा, विराज की आंखों में क्रोध की चमक दिखाई दी। विराज गुस्से में दहाड़ा और बोला, चुप रहो। निखिल इस टाइम डिनर टेबल पर उन दोनों के साथ में बैठा हुआ था। डिनर के दौरान निखिल थोड़ा घबराया हुआ था और तभी उसकी उंगली चाकू से कट गई। खून की एक बूंद एक टेबल पर गिरी। विराज की आंखें एकदम चमक उठी। निखिल यह सब समझ पाता उससे पहले ही उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा उसके सीने पर 2 छोटे नुकीले काटने के निशान मिले। निशान देखकर उसका दिल दहल गया। उसी रात विक्रम ने एक पुराना सा दस्तावेज लाकर उसे दिया। दस्तावेज पर कुछ अजीब सी पुरानी भाषा में लिखा हुआ था, जो निखिल के लिए बिल्कुल अनजान था। विक्रम ने कहा, यह हमारे पूर्वजों की भाषा में है, बस तुम इसे साइन करो और यह सौदा पूरा हो जाएगा। विक्रम ने निखिल के पॉकेट में वही लाल फूल जो रीना ने दिया था, उस फूल को लेकर उसने अपने पास में रख लिया और बोला, यह अब मेरा हुआ। विराज ने गहरी और खौफनाक आवाज़ में कहा था और फूल को हाथ में लेकर उसने उसे ऐसे देखा मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। निखिल ने जब साइन करने से इनकार किया तो विराज ने उसके सामने सोने के सिक्कों की एक भारी सी पोटली रख दी। सिक्कों की चमक और उसकी संख्या देखकर निखिल का लालच जाग गया। उसने अपनी झिझक को दबाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद निखिल को अचानक से चक्कर आने लगे और वह फिर से बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने महल से भागने की कोशिश की और एक तहखाने में जा पहुंचा। तहखाने के बीचों बीच एक ताबूत रखा हुआ था। निखिल ने ताबूत के पास जाकर देखा तो उसमें विक्रम और विराज लेटे हुए थे। निखिल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और एक कुदाल को उठाया। जैसे ही वह विराज को मारने के लिए आगे बढ़ा तभी उसकी आंखें खुल गईं। अगले ही पल विराज ने अपनी शक्तियों से निखिल को उठाया और फर्श पर फेंक दिया। इसके बाद विराज ने उस फूल को उठाया। ऐसा लग रहा था मानो वह रीना के प्रति कुछ गहरे और खतरनाक मोह में बंधा हुआ हो। दूसरी ओर अमन के घर में, जहां निखिल ने अपनी पत्नी रीना को छोड़ा था, रीना के साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। वह आधी रात में नींद से चलने लगी। वह बहुत बीमार, उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी। डॉक्टर्स की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह भी हैरान थे। रीना बहुत कमज़ोर हो गई थी और बिस्तर से लग गई। उधर विक्रम ने निखिल को दोबारा से पकड़ लिया और उसे अपने खौफनाक दांतों से काटते हुए उसके सीने से खून पी लिया। निखिल का शरीर अब ठंडा पड़ने लगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि विक्रम कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। अब निखिल महल से भागने की कोशिश में विराज और विक्रम के भेड़ियों का सामना कर रहा था। आखिरकार वह जान बचाने के लिए महल की खिड़की से नीचे बहते नदी में कूद गया। नदी में बहते निखिल को गांव के कुछ लोगों ने उसे बचा लिया और उसे गांव के एक
आश्रम में ले गए, जहाँ उसकी देखभाल की। आश्रम में उसे एक बाबा जी मिले, जिन्होंने निखिल को बताया विराज और विक्रम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वह शैतान हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को अंधेरों के हवाले कर दिया है। निखिल ने बाबा जी से उस रहस्यमय गांव के बारे में भी पूछा, जो जाते वक्त उसे दिखाई दिया था और फिर गायब भी हो गया। तो वह बताते हैं, विराज और विक्रम ने अपनी खूनी प्यास को बुझाने के लिए उस गांव को निशाना बनाया था। उस गांव पर बहुत अत्याचार किए और औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सभी को बहुत ही भयानक तरीके से तड़पा तड़पा कर मार डाला था, और अभी तक वह गांव ऐसे ही किसी को भी नजर आ जाता है। सभी की आत्माएं इसी गांव में भटकती रहती हैं। वह किसी भी मुसाफिर को वहां जाने से रोकती हैं। सभी की पवित्र आत्माएं हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। निखिल को यह जानकर बहुत दुख हुआ। निखिल को एहसास हुआ कि विराज और विक्रम का असली इरादा न केवल उसे, बल्कि उसकी पत्नी रीना को भी अपना निशाना बनाना है। ये सब सुनकर निखिल अपने घर की ओर निकल पड़ता है। दूसरी ओर विराज और विक्रम महल से बाहर एक ताबूत में बंद होकर अपने सेवकों के साथ एक समुद्री जहाज से बाहर शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। अमन और डॉक्टर रीना की बिगड़ती हालत से परेशान होकर एक प्रोफेसर से मदद मांगते हैं, जिसने शैतानी और रहस्यमय बीमारियों पर गहरी जानकारी हासिल की थी। जब अमन ने रीना की अजीब सी बीमारी के बारे में उसे बताया, तो प्रोफेसर ने तुरंत उनकी मदद करने का वादा किया। जब प्रोफेसर रीना के पास पहुंचा, तो उसने पहली बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। वह उससे बातें करने लगी और रीना ने एक रहस्य उजागर किया, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। उसने कहा, बचपन में मैं बहुत अकेली थी, कोई मेरा दोस्त नहीं था, कोई मुझसे बात नहीं करता था। तभी मैंने एक आत्मा को अपने पास बुलाया। वह आत्मा मेरा अकेलापन दूर करती थी, मुझसे बातें करती थी और मुझे खुश रखती थी। प्रोफेसर ने थोड़ा चौंक कर पूछा, फिर क्या हुआ? रीना ने आगे बताया, उस आत्मा को मुझसे प्यार हो गया था। वह हमेशा मेरे साथ रहती थी, लेकिन जब मैंने निखिल से शादी कर ली, तो मैंने उसे बुलाना बंद कर दिया। शायद वह इसीलिए मुझसे नाराज़ हो गई है। अब वह लौट आई है। यह सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने रीना के हाथ में एक कील चुभोई। रीना तुरंत चिल्लाई और उसका पूरा शरीर बिस्तर पर तड़पने लगा। रीना का शरीर हवा में उठने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को उसे जकड़ लिया हो। प्रोफेसर ने गंभीर आवाज़ में कहा, इस लड़की के अंदर एक शैतानी आत्मा है, यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है। यह सुनकर अमन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये सब बकवास है, आप इसे ठीक करने की बजाय अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर शांत रहा। उसने अमन की ओर देखा और कहा, इस आत्मा ने रीना पर कब्जा उसकी अनुमति से ही किया है, लेकिन अब वह आत्मा उस पर हावी हो चुकी है। उधर निखिल बहुत परेशानियों के बाद अब अपने घर पहुंचता है। दूसरी ओर विराज और विक्रम का जहाज समुद्र पार करता हुआ शहर की ओर पहुंच जाता है। अब विराज और विक्रम शहर में आज़ाद थे। उन्हें रात में जो भी कोई अकेला इंसान नज़र आता, उसके सीने से शरीर का सारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाते, और वह दोनों शहर में पूरी तरह से हैवानियत फैलाते हैं। शहर में हर तरफ सन्नाटा साए साए कर रहा था। लोग घर से निकलने में भी अब डरने लगे। जब दिन निकलता तो जगह जगह इंसानों की पीली पड़ी हुई लाशें मिलती। शहर में अब दहशत का माहौल था। रात होने पर शहर की गलियों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजती। इस बीच प्रोफेसर अमन को समझाने की कोशिश कर रहा था, यह जो भी शहर में दहशत फैला रहे हैं, यह विराज और विक्रम दोनों खूनी दरिंदे पिशाच हैं। वह इस शहर पर अपने जैसे दरिंदों के साथ में राज करना चाहते हैं। वह दोनों ही बहुत खतरनाक पिशाच हैं। लेकिन अमन ने इन सब बातों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। गुस्से में प्रोफेसर ने अमन की ओर देखा और गंभीर आवाज़ में कहा, तुम जो देख रहे हो वो तो बस एक शुरुआत है।
विराज और विक्रम को मारना नामुमकिन है। अगर उन्हें रोका नहीं गया तो यह शहर बर्बाद हो जाएगा। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर भय के साए में डूबा हुआ था, विराज रीना के कमरे में चुपके से आता है। उसने रीना से कहा, तुम्हारे अंदर जो आत्मा थी वह मेरी ही थी। वर्षों पहले मैंने तुम्हें अपना बनाया था और तुमने मुझे ठुकरा दिया और अब किसी इंसान से प्यार करने लगी हो। मैं तुम्हें वापस पाने आया हूँ। विराज ने रीना को बताया कि उसने धोखे से निखिल को उस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मैंने मजबूर किया था जो उनकी शादी को अमान्य करता था। विराज ने अपनी काली परछाई से रीना को जकड़ लिया और धमकी दी, अगर तुम 3 रातों के अंदर मेरे पास नहीं आई तो मैं इस पूरे शहर को और तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन रीना डरने के बजाय उससे कहती है, मैं सिर्फ निखिल से प्यार करती हूँ। मेरा दिल और मेरी आत्मा अब उसकी है। रीना की ये बात सुनकर विराज को गुस्सा आता है और वह अमन की पत्नी का खून पी जाता है। अमन की पत्नी वहीं मर जाती है और फिर बच्चों को भी मार देता है। और जब यह मंजर अमन अपनी आंखों से देखता है तो वही बेहोश हो जाता है। इतनी दहशत देखकर अमन का दिल फटा जा रहा था। उसका तो पूरा ही परिवार खत्म हो गया था। अमन इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और गहरे शोक में चला गया। अब दूसरी रात में विराज फिर से आता है और अमन को बड़ी बेदर्दी से मार डालता है। अमन के मरने पर निखिल और रीना को बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से यह सब कुछ हुआ। निखिल कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अब रीना और कुछ भी छिपा नहीं पाती है। उसने निखिल को अपनी अतीत की सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि बचपन में उसने एक आत्मा को बुलाया था और वह आत्मा कोई और नहीं विराज था। निखिल यह सब सुनकर हैरान रह जाता है और अब उसको सब समझ आता है जो भी यह सब हो रहा था। रीना उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। निखिल रीना से बहुत प्यार करता था, इसलिए सब कुछ भुलाकर वह रीना को माफ़ भी कर देता है। उधर प्रोफेसर शहर में फैलती दहशत, लोगों के ऐसे मरने से चिंतित था। इसका समाधान खोजने के लिए वह एक पुरानी सी लाइब्रेरी में गया। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक किताब मिली। यह किताब पिशाच जैसे दरिंदों के रहस्य पर आधारित थी। प्रोफेसर ने खूनी पिशाच को हराने का एक उपाय खोज लिया। इसमें लिखा था, खूनी पिशाच को लगभग खत्म करना असंभव है, लेकिन एक निर्दोष स्त्री को अपनी जान की कुर्बानी देकर उसे पूरी रात अपने पास रोकना होगा और जैसे ही पिशाच पर सूरज की पहली किरण पड़ेगी वह जलकर भस्म हो जाएगा। फिर प्रोफेसर रीना को बुलाकर उसे इस किताब के बारे में बताता है। उसे अपनी पूरी योजना बताता है। उसने रीना से कहा कि तुम्हें अपनी कुर्बानी देकर उस खूनी पिशाच को रोकना होगा। यह एक तरीका है उसे रोकने का। उसने कहा, अगर वह उसे पूरी रात रोक सकती है तो सूरज की पहली किरण उसे खत्म कर देगी। आखिरकार वह तीसरी रात भी आ गई। निखिल और प्रोफेसर ने विराज को खत्म करने का ठान लिया था। दोनों ने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए विराज के महल का रुख किया। महल में कदम रखते ही चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा था। निखिल ने विराज का ताबूत खोज निकाला। जब वह ताबूत खोला तो उसमें विराज की जगह उसमें उसका सेवक विक्रम लेटा हुआ था। विक्रम भी एक पिशाच था, लेकिन विराज के मुकाबले पर वह इतना शक्तिशाली नहीं था। वह तो सिर्फ विराज का एक सेवक था जिसने विक्रम को भी खूनी दरिंदा बना दिया था। विक्रम सब यह उन्हें बताता है और फिर निखिल और प्रोफेसर ने मिलकर एक लकड़ी का नुकीला फूटा उसके सीने में घोंप दिया, जिससे विक्रम को मुक्ति मिल गई। उन सब ने मिलकर विराज के महल को आग लगा दी। महल जलकर राख हो गया। दूसरी ओर रीना ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला कर लिया था, वो भी निखिल को बताए बिना, क्योंकि निखिल कभी भी उसे ये नहीं करने देता और अगर वह अपनी कुर्बानी नहीं देती तो विराज निखिल को भी मार डालता और वह अपनी वजह से अपने प्यार को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। रीना ने खुद
को विराज का ध्यान भटकाने के लिए अपने बेडरूम में बुलाया। जैसे ही विराज उसके कमरे में पहुंचा, उसने अपनी आंखों में वही पुरानी चमक के साथ रीना को देखा और उसने विराज को सूरज निकलने तक अपने खून को पीने की अनुमति दी और वह उसकी बातों में आ गया और रीना का खून पीने में व्यस्त हो गया। जैसे ही सुबह हुई और सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में दाखिल हुई, विराज चीखकर चिल्लाने लगा, लेकिन सूरज की रोशनी से बच नहीं सका। कुछ ही पलों में उसका शरीर जलकर भस्म हो गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। निखिल ने कमरे में आते ही रीना को मरे हुए पाया। वह अब मर चुकी थी। उसका हाथ बेड से नीचे लटका हुआ था, जिसमें एक कागज़ का टुकड़ा था जिसमें लिखा था, मैंने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा किया। अब शहर और तुम दोनों सुरक्षित हो। निखिल ये सब पढ़कर बहुत रोता है रीना को याद करके, लेकिन रीना अब उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।